चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर 6 जिसका क्या नाम है लाइंस एंड एंगल्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आज इस वीडियो में हम पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जिससे हम अपनी एक्सरसाइज अपने आप खुद बैठकर कर पाएँ। कोई डाइजेस्ट, कोई गाइड एंड कोई भी किसी की भी हेल्प की ज़रूरत हमें एक्सरसाइज करने में ना पड़े। मेन होता है हमारा चैप्टर में के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो इस वीडियो में आज हम करेंगे। ठीक है, चलिए अब चैप्टर का नाम ही देखते हैं। पहले हम वहीं से स्टार्टिंग रहती है हमारे वीडियो में, क्या चैप्टर का नाम क्या है भाई, वो बताना क्या चाहता है। तो मेन टाइटल हमारा चैप्टर का नाम होता है क्या है, लाइंस एंड एंगल्स। तो अब हम इस चैप्टर में हमें पता चल गया हम क्या पढ़ने वाले हैं। लाइंस पढ़ने वाले हैं, लाइंस के टाइप्स पढ़ने वाले हैं, लाइंस होती क्या है एंड एंगल क्या होता है, कैसे बनता है, उनके क्या टाइप्स हैं, ये सब कुछ हम चैप्टर में पढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक टर्म्स पढ़ते हैं। पहले बेसिक टर्म्स क्या होती हैं। अब बेसिक टर्म्स में सबसे पहले आता है हमारा पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, हम लास्ट चैप्टर में 5th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। पॉइंट क्या होता है, जैसे यूक्लिड जी ने क्या डिफाइन किया है, एक डॉट मार्क करो किससे, शार्प ऑब्जेक्ट से या शार्प पेंसिल से, वो हमारा पॉइंट कहलाता है। क्लियर है। अब सेकंड आता है हमारा, सेकंड टर्म आती है हमारी रे। रे क्या होती है, एक ऐसी लाइन जिसका वन एंड पॉइंट होता है। एक ऐसी लाइन जिसका वन एंड पॉइंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। ठीक है। फर्स्ट आ गया हमारा रे। रे का क्या लिखूँ मैं, अ लाइन हैविंग वन एंड पॉइंट। क्लियर है, रे क्लियर हो गई। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टर्म आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, हमने लाइन भी पढ़ा है, लाइन सेगमेंट भी पढ़ा है। ठीक है, अब लाइन जो है, लाइन के कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं। लाइन का क्या है, हैविंग नो एंड पॉइंट। ये किसकी डेफिनेशन हो गई है, लाइन की। अब हम क्या पढ़ेंगे, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं, मतलब एक पॉइंट और 2 पॉइंट, इनके बीच में जब हमने मिला दिया, इन दोनों पॉइंट्स को मीटअप कर दिया, तो ये बन गई हमारी लाइन सेगमेंट। मतलब इनमें बाउंडेशन हो गई है, ये दोनों साइड से एंड पॉइंट आ गए हैं। इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन का फिगर कैसा होता है, ऐसा एरो। एरो क्या डिनोट कर रहे हैं कि आप उनको दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हो, इनफाइनाइटली, एंडलेसली होते हैं इनकी साइड्स। ठीक है, इनकी डायरेक्शन। अब रे का मैं अगर फिगर ड्रॉ करूँ तो रे का कैसा होता है, रे का क्या होता है, वन एंड पॉइंट होता है सिर्फ। तो एक साइड तो पॉइंट होता है, दूसरी साइड पता नहीं है उसका, दूसरी साइड कोई एंड पॉइंट नहीं है। दूसरी साइड से हम एक डायरेक्शन से उसे कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 टर्म समझ में आ गई हैं। अब हमारा अब हमने पढ़ा क्या, पॉइंट्स। पॉइंट्स पढ़ा था ना, तो पॉइंट्स में अब हमारे आते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। क्या आते हैं हमारे नेक्स्ट, कोलिनियर पॉइंट। ये क्या होते हैं भाई, ये वो पॉइंट होते हैं जो एक ही लाइन पर होते हैं, जो एक लाइन में होते हैं। क्या, जैसे मैंने आपको बनाए वहाँ ये 3 पॉइंट बना दिए। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ये पॉइंट कोलिनियर हैं, सो यस। वाई, क्योंकि कोलिनियर की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। कोलिनियर की डेफिनेशन क्या कहती है कि ऐसे पॉइंट्स 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर ऑन सेम लाइन। एक लाइन में आ रहे हैं ना। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। 2 पॉइंट तो लाइन में है, एक मैंने इधर बना दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ए बी सी कोलिनियर पॉइंट हैं, तो हम कहेंगे नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि जब हम देख रहे हैं एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तीनों पॉइंट से, तो लाइन तीनों पॉइंट से नहीं जा रही है, कोई भी 2 पॉइंट से जा रही है। तो हम क्या कहेंगे, दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। तो मैं यहाँ पे एक और टर्म लिख देती हूँ, क्या, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, समझ आ गया आपको अच्छे से। ये हमारे बेसिक टर्म्स हैं, फिर हम आगे धीरे धीरे इन्हीं टर्म्स से आगे हम बढ़ते जाएंगे। नॉन कॉलिनियर टर्म हो गया। अब आता है हमारा वर्टेक्स। वर्टेक्स और रे। अब जो रे होती हैं कोई भी 2 रे ले ली मैंने, कोई भी 2 रे ले ली जो एक कॉमन पॉइंट से निकल रही हैं। कोई भी 2 रे ली मैंने जो एक कॉमन पॉइंट से निकल रही हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री में उनको क्या कहा जाता है, ये पॉइंट को, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, वर्टेक्स। इसको क्या कह देते हैं हम, वर्टेक्स। अब ये क्या है, मेरी रे।
ये मेरी दो अलग अलग रेज हैं, लेकिन जब ये दोनों रेज ने एक एंगल फॉर्म बना दिया, जब ये दोनों रेज ने एक एंगल फॉर्म बना दिया, तो अब इन दोनों रेज को पता है क्या कहेंगे, अब इन रेज को हम कहेंगे आर्म्स। अब इनको हम क्या कहेंगे, आर्म्स। क्लियर हो गए टर्म्स। आर्म्स क्या होते हैं और वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स क्या होता है, कोई टू रेज जो एंगल फॉर्म बना रहे हैं तो उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, कोई टू रेज जब एंगल फॉर्म कर रही हैं तो उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है। और जो रेज एंगल फॉर्म बना रही हैं, ऐसे कोई भी रे को नहीं बोलेंगे क्योंकि उसको तो हम रे कहते हैं। ठीक है। आर्म्स किसको कह रहे हैं, आर्म क्या है, जो रे एंगल बना रही है और वो हमारी किससे डिनोट हो जाती है, आर्म से। क्लियर है। अब हमने क्या देखा, एंगल हम लोग डेली लाइफ में भी देखते हैं। देखो एंगल्स के टाइप्स भी हम पढ़ेंगे। तो देखो जैसे हमारा डोर होता है, डोर में जब हम पूरा ओपन कर देते हैं तो कौन सा एंगल बनता है, एंगल बनता है उसमें 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री होता है इस तरह से। जब टू लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं तो हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है। 90 डिग्री को क्या कहा जाता है, राइट एंगल। तो राइट एंगल जो होता है हमारा क्या होता है, 90 डिग्री। चलिए हम टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ते हैं ना, फिर उसमें और समझ में आपको आ जाएगा अच्छे से। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एंगल्स में क्या क्या होते हैं हमारे, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, ये सब कुछ हमारे कौन से हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स। ये हमारा मेन पार्ट है इस चैप्टर का, क्या, एंगल्स एंड लाइंस। अभी हम पहले एंगल्स को डिफाइन कर देते हैं, इनके टाइप्स को हम डिफाइन कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है। अब इसमें फर्स्ट एंगल मैं कौन सा ले रही हूँ, एक्यूट एंगल। फर्स्ट मैंने लिया यहाँ पर एक्यूट एंगल। अब ये क्या होता है मैडम, ये क्या होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से लेस देन होते हैं। कौन से एंगल, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो हमारे एक्यूट एंगल कहलाते हैं। अब इसका फिगर बना के देखते हैं। इसका फिगर जो है, फिगर कैसे बनेगा, इस तरह से समझ रहे हो। जो आपस में एक दूसरे की साइड झुक रहे हों, जो छोटा एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री से, वो हमारे होते हैं एक्यूट एंगल। अब 90 डिग्री कौन सा होता है, उसके लिए हम पढ़ लेते हैं राइट एंगल। क्या पढ़ते हैं हम, राइट एंगल। राइट एंगल हमारा कौन सा होता है, वो एंगल जो किसके इक्वल हो, 90 डिग्री के। अब 90 डिग्री का मैंने आपको बताया क्या, टू लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, टू रेज, तब वो कौन सा एंगल फॉर्म करती हैं, 90 डिग्री। इसका कोई और एंगल नहीं बनेगा क्योंकि फिक्स्ड है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री एंगल को हम कहते क्या हैं, राइट एंगल। बस इसके बेस से हमारे एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल डिफाइन होते हैं। अब देखो ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये वाली रे है, ये वाली आर्म है। इस आर्म को जब हम इस साइड घुमाते हैं, इस आर्म को जब हम इस साइड घुमाते हैं तो कौन सा एंगल बनेंगे हमारे इस साइड, एक्यूट एंगल। कौन से एंगल बनेंगे हमारे, एक्यूट एंगल। जब इसी आर्म को हम दूसरी साइड घुमाते हैं, दूसरी साइड बेंड करेंगे, इस साइड बेंड कर रहे हैं, इस साइड बेंड किया तो हमारा कौन सा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल बनेगा हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। अब जब इसी 90 डिग्री को कहाँ तक ऑब्ट्यूज एंगल कहाँ तक बेंड कर दें, ये यहाँ तक। अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल को हम बनाते जाएं कहाँ तक, यहाँ तक बना दिया हमने, तो ये हमारी क्या बन गई, एक लाइन बन गई। अब इस पर देखो, इस लाइन पर एक 90 डिग्री और यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला 90 डिग्री और है, हाँ, तो ये 90 मिलके कितने हो गए, 180 हो गए। तो ये वाला जो एंगल होता है ये कितना हो जाता है हमारा, 180। समझ में आया, 180 कहाँ से आया, 290 डिग्री एंगल्स प्लस कर लो तो 180 बन रहा है। 180 डिग्री को जो एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल,
उसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं? जो इक्वल किसके होते हैं? 180 डिग्री के, ये कहलाते हैं हमारे स्ट्रेट एंगल। और मैंने यहाँ पे आपको ऑब्ट्यूज एंगल भी समझाया। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं, 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं लेकिन 180 से कम होते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं। समझ आ गया? 180 से कम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कितने भी ले जाओ उसको 180 से भी नहीं, यहाँ पे भी कंडीशंस रहती हैं। समझना, अच्छे से समझना है कौन सा एंगल क्या होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एंगल समझ में आए, एक्यूट, राइट और स्ट्रेट और ऑब्ट्यूज। अब एक और एंगल और आता है हमारा, कौन सा? रिफ्लेक्स एंगल। मैं कहाँ पे समझाऊँ? यहाँ समझा देती हूँ, चलो यहाँ समझ लो। रिफ्लेक्स एंगल, अब ये पता है कौन सा है? यही बचा है एंगल। क्यों? क्योंकि अभी देखो, अभी हमने फिगर में देखे, फिगर में देखा क्या, जब 90 डिग्री के इधर जा रहे हैं तो एक्यूट एंगल, 90 डिग्री के इधर जा रहे हैं तो ऑब्ट्यूज एंगल। और जब पूरी स्ट्रेट लाइन बन गई, ऑब्ट्यूज को जब पूरा बेंड किया, इस वाली आर्म को जब पूरा बेंड करते चले गए तो कौन सा एंगल मिल गया हमें? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मिल गया। अब देखो, अब इसी को और बेंड करें हम, और बेंड करें, और बेंड कर रहे हैं, इसी फिगर में बता रही मैं आपको कि इसी को हम और बेंड करते जा रहे हैं। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल क्या कहलाता है हमारा? रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल? जो 180 से छोटा हो और 360 से ज़्यादा हो। 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। समझ में आ गया? कि एक बार और रिपीट कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, टाइप्स ऑफ एंगल। फर्स्ट होता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा एंगल होता है? विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, टू परपेंडिकुलर लाइंस, जो टू लाइंस जो परपेंडिकुलर हो वो हमारी क्या कहलाती हैं? वो उनसे जो एंगल फॉर्म होता है वो हमारा क्या कहलाता है? राइट एंगल। ठीक है, तो इसका जब फिगर बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, इस तरह से। समझ आया? ये हो गया हमारा राइट एंगल। अब जो 90 डिग्री से छोटे एंगल होते हैं उनको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं, बड़े कहाँ तक? 180 तक। जो किस किस के बीच में हो? जो 90 टू 180 के बीच में हो, वो एंगल होते हैं हमारे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, और जो एग्जैक्ट 180 डिग्री होते हैं वो होते हैं हमारे स्ट्रेट एंगल। क्लियर है? और जो स्ट्रेट एंगल से और बड़े होते हैं उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो एक सीक्वेंस चल रहा है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, एक्यूट और ऑब्ट्यूज में कंफ्यूज मत होना। देखो, स्ट्रेट तो समझ में आ रहा है, स्ट्रेट का मीनिंग ही हिंदी में क्या होता है? सीधा। तो सीधी लाइन हो रही है तो स्ट्रेट एंगल। समझ आया? अब एक्यूट और ऑब्ट्यूज में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो इसकी एक मतलब ऐसे समझ लो, ए अल्फाबेट में पहले आता है, तो ए पहले आ रहा है तो ए फॉर एक्यूट, मतलब ए छोटा है। ए पहले आ गया तो ए छोटा है, ओ बाद में आया तो ओ बड़ा है। ए पहले आया तो ए छोटा है, ए फॉर एक्यूट छोटा है, ओ फॉर ऑब्ट्यूज बड़ा है। ठीक है, अब ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स, अब यहाँ से भी देख लो, इसमें भी कंफ्यूज मत होना। ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स में ओ से आर बड़ा है तो आर ऑब्ट्यूज से भी बड़ा है। समझ में आ गया? मुझे लगता है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये हमारे मेन कॉन्सेप्ट हैं। अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो कैसा भी क्वेश्चन हमको एग्जाम में मिल जाए हम इजीली उसको अच्छे से कर सकते हैं। हमें मैथ्स में रटना नहीं है, क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट ही नहीं है बेटा रटने का। आया समझ में? हमें रटना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो किसी भी बुक का कैसा भी क्वेश्चन कोई पूछे हम उसको फटाफट से कर दें। और मेरा मेन एम यही है इस वीडियो में कि मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। ठीक है, मुझे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा के रटाने नहीं है, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो तो अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, बंदी हो गया, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अब भाई ये क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? कोई भी ऐसे दो एंगल
जिनका सम कितना हो 90 डिग्री, the two angles are whose sum is क्या हो उनका सम 90 डिग्री। Two angles are whose sum is 90 degree called complementary angle। मतलब वो जो एंगल होंगे ना दोनों, वो आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। कैसे, चलो एक फिगर से समझते हैं हम। एक फिगर ड्रॉ करती हूँ मैं, ठीक है। कैसा फिगर ड्रॉ करूँ? चलो ऐसे एक फिगर ड्रॉ किया मैंने, एंगल्स बना रही हूँ और ये ऐसे, ठीक है। अब ये दो एंगल मैंने ड्रॉ किए हैं। अब ये पूरा एंगल कितना है, जैसे इस यहाँ ओ ले लो, ABC। तो अब मैं आपसे पूछूं एंगल AOC कितना है? AOC तो मुझे पता है ना भाई 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। अब मैंने यहाँ पे एंगल AOB कितना ले लिया? ये ले लिया मैंने 70 डिग्री, ठीक है। और एंगल BOC मैंने कितना ले लिया? 20 डिग्री। दोनों एक्यूट एंगल है मेरे, 70 और 20। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल क्यों है? क्योंकि लेस देन 90 डिग्री है, 90 डिग्री से छोटे हैं, तो ये हमारे एक्यूट एंगल हैं। और इन दोनों एंगल का जब हम सम करेंगे तो क्या आ रहा है हमारा? 90 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे? एंगल BOC इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल AOB, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन से समझ लो, ठीक है। एक एंगल दिया मैंने आपको, एंगल AOB इक्वल 40 डिग्री। सो फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल AOB। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। अब हम फटाफट से कर सकते हैं ना इसको। क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा है तो हमें एक का पता है, तो दूसरे का क्या होगा? क्योंकि दोनों का सम 90, तो दूसरा जो होगा तो उसी को हम 90 से जब माइनस कर देंगे तो हमें दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा। क्लियर है? मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? इनमें भी आप कंफ्यूज मत होना, हाँ, मैं आपको बता दूंगी इसमें भी शॉर्ट में कि किस तरह से आपको इसकी ट्रिक याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? कोई भी दो एंगल ऐसे जिनका सम कितना हो 180 डिग्री, कितना हो जिनका सम 180 डिग्री, वो हमारे क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सेम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसा है, बस यही समझ लो, C फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, S फॉर सप्लीमेंट्री। C फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, C छोटा है, C पहले आता है S से, तो C छोटा है तो उनके एंगल का सम कम होगा सप्लीमेंट्री से। समझ आ गया? चलिए अब यहाँ पर भी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दूँ, जैसे मैंने एक ऐसे बनाया और ऐसे बनाया और ऐसे, ये मैंने फिगर बनाया। क्लियर? अब यहाँ पर देखो स्ट्रेट एंगल भी दिख रहा होगा आपको। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है? जो लाइन पर बनता है। लाइन पर कौन सा एंगल बनता है? स्ट्रेट एंगल। तो ये मेरा स्ट्रेट एंगल है। अब ये एंगल मान लो ये 60 है, ये एंगल मान लो 60 है, तो ये कितना होगा मेरा? ये होगा 120। ये मेरा 120 ही होगा। जैसे आपको ये क्यों 120 होगा? क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल में के पार्ट से बने हुए हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं कि ये आपस में सप्लीमेंट्री एंगल हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन क्या लिखोगे? द टू एंगल्स आर हुज सम इज 180 डिग्री। टू एंगल्स आर हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक को जैसे इसकी भी एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे मैंने आपको एक फिगर दिया, एक फिगर में मैंने आपको यहाँ पे एक एंगल दे दिया और मैंने कहा आपसे फाइंड एंगल x। मैंने आपको बोला फाइंड एंगल x। तो ये जो एंगल हैं ये आपस में क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल हैं। तो हमें पता है कि x + 150 कितना होगा? 180।
कितना होगा 180। तो यहाँ से हमारा 180 माइनस 150, तो x कितना आ जाएगा मेरा 30 डिग्री। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। कैसा भी क्वेश्चन आए हम इसको कर लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री पढ़े हमने। अब इनमें इनके एंगल्स को पता है क्या कहते हैं हम आपस में? कहते क्या है एंगल्स को? एडजेसेंट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एडजेसेंट एंगल कहते हैं। एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स कौन से कहलाते हैं? कोई भी जिसमें कॉमन रे होगी, कोई भी जो टू एंगल्स हैं वो एंगल्स में एक कॉमन रे होगी। जैसे मैंने ऐसे बनाया और इसमें एक कॉमन रे ले ली मैंने। ठीक है, एक एंगल फॉर्म किया मैंने और एक कॉमन रे ले ली। अब इसने टू एंगल फॉर्म कर दिए। एक कॉमन रे ने एक एंगल इधर बन रहा है, एक एंगल इधर बन रहा है। तो अब मैं क्या कहूँगी, ये जो एंगल है ना AOC, एंगल AOC, ये किसका एडजेसेंट एंगल है? किसके एडजेसेंट एंगल है? एंगल COB के, एंगल COB का एडजेसेंट एंगल एंगल AOC, या एंगल AOC का एडजेसेंट एंगल COB एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। मतलब जिनके बीच में एक कॉमन रे हो तो वो एंगल्स आपस में एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का कोई मतलब नहीं है। सप्लीमेंट्री एंगल अलग हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो आपस में एक दूसरे के कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन एक्चुअल में उन्हें कहते क्या है? उन्हें हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट टॉपिक आएगा क्या? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? चलिए, इसमें एक लाइन है जिसमें एक कॉमन रे है, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या फॉर्म कर रही हो? 180 डिग्री। क्या बोला मैंने? अच्छा, इसका नाम नहीं लिखा मैंने, नाम लिख देती हूँ, रुको। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये है हमारी हेडिंग। हम क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये क्या होते हैं? ये ऐसे एंगल्स होते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री इज कॉल्ड लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन बोले तो क्या बोले कि जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं और उनके बीच में एक कॉमन आर्म है, टू नॉन कॉमन आर्म्स हैं और वन कॉमन आर्म है, तो वो दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो वो आपस में क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, इसका एक इस तरह से फिगर या इस तरह से फिगर कैसे भी हो सकता है। ये दोनों एंगल जो हैं ये एडजेसेंट एंगल्स, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, अब सपोज कोई क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपको एक एंगल दे दिया। अब इसी में देखो OAB और C। ठीक है, आर्म दी है OA, OB एंड OC, जो दो एंगल फॉर्म कर रही हैं जिनमें एक कॉमन आर्म है, और आपको एक एंगल गिवन है, एंगल COB इक्वल टू आपको गिवन है 60 डिग्री। देन यू हैव टू फाइंड एंगल AOC। और आपको क्या दिया है कि ये जो एंगल्स हैं, ये बोथ एंगल्स आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो हमारे पास हिंट आ गई है क्या? कि ये जो एंगल्स हैं वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो हमें पता है उन दोनों का सम क्या होता है? 180 होता है। तो एक एंगल पता हो तो हम दूसरा एंगल कैसे फाइंड करेंगे? उस दूसरे एंगल को 180 से माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? हमारा दूसरा एंगल आ जाएगा। आगे समझ में लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, सब समझ में आ गए आपको। चलिए, अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? हमें वर्ड से ही समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब टू लाइंस आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो उनको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। चलिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस। When two lines intersect to each other, then we call
बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अभी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट होगा हमारा ये ओ, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। लाइन को क्या बोलेंगे हम? इंटरसेक्टिंग लाइन्स, और पॉइंट को बोलेंगे हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब जब टू लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके ऑपोजिट के जो एंगल होते हैं, इनके ऑपोजिट में जो एंगल बनेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनेंगे, वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और उनको बोलते क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट्स एंगल्स। क्या बोलते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। कौन से एंगल्स? व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट्स टू ईच अदर, देन उनके जो ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं। अब देखो, ये आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल हैं, और ये आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं। ये आपस में इक्वल होंगे और ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं, जो हमेशा इक्वल होते हैं। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ी हमने, अब हमारी आती है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होंगी? जब कोई लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है। दैट मीन्स उनको दूसरी फॉर्म में बोले तो क्या होंगी? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? जो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। मतलब टू लाइंस जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, या सेकंड बोलें कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ऑफ टू लाइंस विल बी इक्वल एट एवरी पॉइंट। किसी भी पॉइंट से हम यहाँ पर उनके बीच की डिस्टेंस लें, ये सब डिस्टेंस आपस में इक्वल आएंगे। जब डिस्टेंस इक्वल आ रही है, देन वी कैन से दैट दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस। क्लियर है? अब इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग, पैरेलल लाइंस सब कुछ क्लियर हो गया। अब हमारे चैप्टर में एक्सियम एंड थ्योरम्स आते हैं, अब हम उनको समझते हैं। चलिए, हमारी फर्स्ट एक्सियम आती है 6.1। अब हम पढ़ते हैं एक्सियम। एक्सियम क्या होती है? हम चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं, मैं बता देती हूँ। एक्सियम क्या होते हैं? एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिन्हें हम ट्रू या फॉल्स कहते हैं, लेकिन उनका कोई प्रूफ नहीं होता है, बस हम उन्हें किससे डिफाइन कर देते हैं? कोई भी एग्जाम्पल से डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सियम क्या कहता है? ये एक्सियम स्टेटमेंट है, टू एक्सियम्स है, 6.1 एंड 6.2। क्या स्टेटमेंट है उसको हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। इफ़ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, एक रे है जो कहाँ है? एक लाइन पर है। तो अगर वो रे एक लाइन पर हो, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। क्या बोला? द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जिनके बीच में एक कॉमन आर्म हो। जिनके बीच में एक कॉमन आर्म हो, तो वो आजू बाजू के जो एंगल होते हैं वो आपस में क्या कहलाते हैं? एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। मतलब बगल वाला एंगल। जैसे एक ये इस तरह से, ये इस तरह से, तो ये एंगल है और ये एंगल है। अब ये दोनों एंगल में एक कॉमन आर्म है, एक कॉमन आर्म है, ये एंगल और ये में एक कॉमन आर्म है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या कहलाते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। ये दोनों एंगल्स आपस में क्या कहलाते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल समझ में आ गए? तो क्या बोल रहे हैं वो? द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, उनका सम कितना होगा? 180 होगा। कब? क्या कह रहा है? इफ़ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, एक लाइन है, उस पर कैसी भी आप रे स्टैंड कर दो। एक रे इधर से स्टैंड कर दो, ठीक है। एक फिगर में ऐसे स्टैंड कर दो, एक फिगर में ऐसे स्टैंड कर दो, एक फिगर में इस तरह से स्टैंड कर दो। अब इन फिगर में ये देखो, एक लाइन पर, लाइन है ये रे नहीं है, ठीक है, ये लाइन है। तो ये लाइन पर क्या है? एक रे स्टैंड करी है, तो जो भी एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं वो हमेशा क्या होगा? उनका सम 180 ही होगा, ठीक है। ये जो एंगल बन रहे हैं दोनों, ये आपस में एडजेसेंट हैं, ये एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है और ये एडजेसेंट है। अब पता है इनको क्या कहते हैं? इनको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी कहते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल कौन से होते हैं? ये आपस में लीनियर पेयर है, ये एंगल्स का लीनियर पेयर है। आया समझ में? लीनियर मतलब होता क्या है? लीनियर मतलब हमने क्या पढ़ा है? सीधा। लीनियर जो है, सीधी लाइन पर जो एंगल बन रहे हैं उनका सम 180 होता है, तो वो आपस में क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर है? अब सेकंड एक्सियम पढ़ते हैं। सेकंड एक्सियम इसकी ऑपोजिट है। सेकंड एक्सियम ये सीधे से स्टार्ट हो रही है, वो उल्टे से स्टार्ट हो रही है। समझ में आया? ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है।
देखिए पढ़ते हैं, इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ से नीचे से पढ़ो, इसकी ऑपोजिट हो जाता है। जब उसके उल्टा बोलते हैं कोई भी थ्योरम का तो हमारी ऑपोजिट थ्योरम हो जाती है। यहाँ पे बोला कि एक लाइन पर एक रे स्टैंड करोगे तो जो एडजेसेंट एंगल बनेंगे उनका सम 180 होगा। यहाँ बोल रहे हैं अगर वो एडजेसेंट एंगल का सम 180 है, दैट मीन्स जो टू नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो क्या एंगल फॉर्म कर रही हैं, एक लाइन बना रही हैं। जो टू नॉन कॉमन आर्म्स हैं, देखो इसी फिगर में समझते हैं हम, फिगर यही होगा। द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180। कोई भी दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 है, कंडीशन है टू एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। अब इसके ऑपोजिट का कोई फिगर बनाऊँ मैं, जैसे ये वाला फिगर बनाया मैंने, ठीक है। एडजेसेंट एंगल तो ये भी है ना, एडजेसेंट एंगल ये भी है, लेकिन उसने कंडीशन क्या बोली है, उनका सम 180 होना चाहिए। तो यहाँ 180 नहीं हो रहा है, यहाँ 180 नहीं हो रहा है, तो ये इस फिगर के लिए फॉलो नहीं है ये एक्सियम। क्या उसकी कंडीशन फॉलो होना चाहिए, सम 180 होना चाहिए, ये दोनों एंगल का सम 180 ही होना चाहिए। तब क्या कंडीशन फॉर, तब क्या होगा उसमें, देन जो टू नॉन कॉमन आर्म्स है। अब नॉन कॉमन आर्म्स मतलब जो दोनों एंगल में कॉमन नहीं है। देखो ये एंगल में ये एंगल में ये दो आर्म्स हैं, ये एंगल में ये दो आर्म्स हैं, तो इन दोनों में कॉमन आर्म कौन सी हो रही है, ये, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन आर्म्स। अब इसके अलावा जो आर्म्स बची ना उनको हम नॉन कॉमन आर्म्स बोलते हैं। तो इस एंगल की ये आर्म और इस वाले एंगल की ये आर्म, ये दोनों आपस में क्या है, नॉन कॉमन है, क्योंकि इसकी अलग है इसकी अलग है, ठीक है। तो ये नॉन कॉमन आर्म्स जो है ये आपस में मिलके क्या कर रही है, एक लाइन बना रही है। ये नॉन कॉमन आर्म्स आपस में मिलके एक लाइन बना रही हैं। समझ आया एक्सियम। फर्स्ट एक्सियम कह रहा है इफ़ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, वो पहले से ही लाइन दे रहा है। फर्स्ट एक्सियम में पहले से ही लाइन है, आप उस पर रे स्टैंड कर लो कैसे भी, वो जो रे स्टैंड करोगे तो उस लाइन पे जो एडजेसेंट एंगल बनेंगे उनका सम 180 होगा। ये हो गई एक्सियम 6.1। एक्सियम 6.2 क्या कहती है, अगर एडजेसेंट एंगल ऐसे हैं कि उनका सम 180 है, दो एडजेसेंट एंगल ऐसे हैं जिनका सम 180 है, तो उसकी जो टू नॉन कॉमन आर्म्स है दोनों साइड वाली, इस साइड वाली और इस साइड वाली, वो एक लाइन ही बनाएंगी। ये कहता है हमारा एक्सियम 6.2, ठीक है। ये दोनों ही क्या शो कर रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को शो कर रहे हैं। तो ये दोनों एक्सियम को हम कहते क्या है, लीनियर पेयर एक्सियम। इनको हम और क्या कहते हैं, लीनियर पेयर एक्सियम भी कहते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में आपको ऐसे आ जाए कि राइट लीनियर पेयर एक्सियम, तो आपको ये एक्सियम्स लिखनी है। एक्सियम क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है, क्योंकि एग्जाम्स हमारी आगे थ्योरम्स में भी फॉलो होती हैं। क्लियर है। चलिए अब आफ्टर एग्जाम हम क्या पढ़ेंगे, थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम हमारी पहली थ्योरम क्या कहती है, इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमें क्या बताना है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। हम पढ़ चुके हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर उसको हम प्रूव भी कर देते हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिगर ड्रॉ करेंगे। क्या, टू लाइन मैंने ले लिया, ए बी लाइन है एक और एक सी डी लाइन है, ठीक है। टू लाइन ले ली मैंने, ए बी एंड सी डी। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो हम थ्योरम में हमेशा क्या लिखा जाता है, प्रूफ। थ्योरम को सॉल्व करने टाइम पहले प्रूफ लिखा जाता है, और प्रूफ का एक तरीका है, एक स्टैंडर्ड है कैसे किया जाता है थ्योरम्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन। क्या लिखते हैं, गिवन। गिवन क्या है हमें, इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब हमें टू लाइंस गिवन है। सो लेट ए बी एंड सी डी आर टू लाइंस intersect each other at point O, ठीक है। ये किस में आ गया हमारा, इतना पोर्शन आ गया हमारा गिवन में। गिवन क्या होता है, जो हमें थ्योरम के स्टेटमेंट में दिया होता है वो होता है हमारा गिवन। अब गिवन हमेशा थ्योरम में ये देखना, फर्स्ट लाइन हमारी गिवन होती है, ठीक है। अगर उसमें लिखा नहीं है कि प्रूव दैट, तो फिर जो लास्ट वाली लाइन होती है देन,
देन के बाद जो स्टेटमेंट लिखा होता है वो हमारा प्रूफ में आ जाता है। तो हम हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ लास्ट वाली लाइन पढ़ो, देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, एंगल AOD, एंगल AOD, तो किसके इक्वल प्रूफ करना है हमें, एंगल को प्रूफ करना है एंगल BOC के। सिमिलरली ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो ये एंगल कौन सा है, एंगल AOC, एंगल AOC, इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है हमें, एंगल AOC को, एंगल को हमें BOD के इक्वल प्रूफ करना है। ये हो गया हमारा टू प्रूव दैट। थर्ड हेडिंग कंस्ट्रक्शन इफ़ नीडेड, अगर किसी थ्योरम में कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है तो हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। यहाँ पे हमें कोई भी कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रूफ करेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ यूज़ करेंगे, क्या, यहाँ पर हम लीनियर पेयर एक्सियम यूज़ करेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा है हम एक्सियम क्यों पढ़ते हैं, चलिए अब प्रूफ आ जाता है यहाँ से हमारा, हम ये प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ करने के लिए हम क्या लेंगे, AB इज़ अ लाइन, AB इज़ अ लाइन, AB एक लाइन है, गिवन है हमें, AB इज़ अ लाइन एंड OC इज़ कॉमन रे, एंड OC रे स्टैंड ऑन अ लाइन, स्टैंड ऑन अ लाइन। अब हमने क्या पढ़ा है, लीनियर पेयर एक्सियम में क्या पढ़ा है हमने, जब एक रे स्टैंड होती है किस पर, लाइन पर, तो क्या होगा, एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180। तो आप क्या लिखोगे, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल 180। क्या लिखा है मैंने लिया AB एक लाइन है, ये लाइन AB है और इस पर एक रे स्टैंड है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है लीनियर पेयर एक्सियम में कि कोई लाइन पर जब एक रे स्टैंड होती है तो उसके जो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इनका सम लिख लिया हमने 180, इसको हम दे देंगे इक्वेशन 1। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया क्योंकि ये हमारे काम में आई। हम उस इक्वेशन को नंबर देते हैं जो हमारी आगे हमें काम में आने वाली हो। अब देखिए, अब सिमिलरली इसके लिए किया, अब सेकंड लाइन के लिए करेंगे, लेकिन सेकंड लाइन लेनी कौन सी है वो देखो, यहाँ पे मैंने ली AB, अब मैं कौन सी ले रही हूँ, CD, लाइन तो दो ही है हमारे पास। देन अगेन क्या लिखेंगे, CD इज़ अ लाइन। अब रे कौन सी लेनी है, कॉमन रे कौन सी लेनी है, जैसे मैंने ये दो एंगल लिए ना अभी, तो अब मैं इसके पास वाले ही एंगल लूँगी, तो मतलब एक एंगल मुझे कॉमन करना है। जब एक एंगल कॉमन कर दूंगी ना तो वो कट हो जाएगा और ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, अब मैंने लिया CD इज़ अ लाइन और रे कॉमन कौन सी ली, OA, कौन सी कॉमन ली मैंने, OA। तो यहाँ पे क्या लिखूँगी, OA रे स्टैंड ऑन अ लाइन, स्टैंड ऑन अ लाइन एंड OA इज कॉमन रे। ठीक है, OA इज कॉमन रे। ये समझ में आ गया। ये स्टेटमेंट्स लिखने हमें बहुत ज़रूरी होते हैं, हम डायरेक्टली एल्जेब्रिक फॉर्म में सॉल्व थ्योरम्स को नहीं कर सकते हैं। ये हमें ये शो करते हैं कि हमने क्या इक्वेशन लिखी है, तो इक्वेशन के फॉर्म को स्टेटमेंट में भी शो करना पड़ता है। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखें, अभी इसमें भी हम लीनियर पेयर यहाँ पर लिख लेना, लीनियर पेयर एक्सियम, मतलब हमने क्या किया है, लीनियर पेयर एक्सियम को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। सिमिलरली यहाँ करेंगे तो कौन से एंगल्स का सम होगा, ये 180, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये एडजेसेंट एंगल्स का सम 180। तो फर्स्ट लिखेंगे हम फर्स्ट लिखेंगे COA प्लस एंगल DOA, दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनका सम लिख दिया मैंने 180, इसको दे दी मैंने इक्वेशन 1। अब ये इक्वेशन जो है वो आई कहाँ से, लीनियर पेयर एक्सियम से। आपको रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है थ्योरम्स में, आप रीज़न नहीं लिखोगे नंबर कट जाते हैं बोर्ड में भी। ठीक है, तो हमें रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये कहाँ से आई इक्वेशन, लीनियर पेयर एक्सियम से हमने ये स्टेटमेंट बनाया है। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड में हम क्या कह रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड में आप देखो कॉमन क्या है, RHS कॉमन है, इसका राइट हैंड साइड 180 डिग्री है, इसका राइट हैंड साइड 180 डिग्री है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 RHS आर इक्वल, और जब RHS इक्वल होते हैं तो LHS विल बी इक्वल, जब RHS इक्वल हैं तो LHS भी इक्वल
होंगे। ये हम एग्जाम 5th चैप्टर में हमने पढ़ी हैं ऐसी कि इक्वल्स जो होते हैं वो आपस में भी इक्वल होते हैं, किसी सेम नंबर के इक्वल हो। जो नंबर डिफरेंट नंबर सेम नंबर के इक्वल होते हैं तो वो आपस में भी इक्वल होते हैं। ये एग्जाम हमने 5th चैप्टर में पढ़ी है, ठीक है। सो RHS आर इक्वल, देन LHS विल बी इक्वल, देन LHS विल बी इक्वल, ठीक है। हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। LHS इक्वल है, RHS इक्वल होगा तो क्या होगा, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का LHS लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का LHS है BOC प्लस एंगल AOC। अब सेकंड इक्वेशन का LHS लिख लेते हैं, एंगल COA प्लस एंगल DOA। अब देखो AOC एंगल COA दोनों इक्वल हैं, दोनों एंगल इक्वल हैं, दोनों आपस में कट जाएंगे तो क्या आएगा, एंगल BOC इक्वल एंगल DOA। अब कौन से एंगल है फिगर में देखो, एंगल BOC एंगल DOA दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमने प्रूफ कर दिए। सिमिलरली बस एक प्रूफ करना है, सेकंड हमारे में सेकंड आ जाता है हमारा सिमिलरली में। जैसे हमने इसको प्रूफ किया है वैसे ही हमारा दूसरा प्रूफ हो जाएगा। दूसरा क्या है, एंगल AOC इक्वल क्या होगा, एंगल BOD, ठीक है। लास्ट में थ्योरम में लिखा जाता है हैंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं पैरेलल लाइंस क्या होती हैं और ट्रांसवर्सल क्या होता है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, कोई भी टू लाइंस ऐसी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या कहलाती हैं, पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। ये हो गई एक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन, जब टू लाइंस के बीच में हम डिस्टेंस मेजर करें किसी भी पॉइंट से, तो वो जो डिस्टेंस है हम कहीं से भी मेजरमेंट करें वो हर जगह से वो डिस्टेंस कैसी आएगी, इक्वल आएगी। देन वी कैन से दैट दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल क्या होता है। ट्रांसवर्सल क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो टू पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, वो क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। टू लाइंस को जब वो कट करती है तो ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ट्रांसवर्सल। मतलब ट्रांसवर्सल मतलब काटने वाली, कोई ऐसी किसी और लाइन को कट कर रही है, काटती हुई निकल रही है, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल। ये दो वर्ड समझ में आ गए, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल। अब आगे पढ़ते हैं, हमारी जो एग्जाम है, एग्जाम 6.3 क्या कहती है कि अगर एक ट्रांसवर्सल क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, एक ट्रांसवर्सल निकल रही है कहाँ से, टू पैरेलल लाइन से। टू पैरेलल लाइन से अगर एक ट्रांसवर्सल निकल रही है तो किस तरह से फिगर ड्रॉ होगा हमारा, इस तरह से, ठीक है। रुको एक मिनट, चलिए दूसरा फिगर बनाती हूँ मैं। टू पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल निकल रही है, ठीक है, ये फिगर ड्रॉ हो गया। अब आगे क्या कह रहा है एग्जाम कह रहा है देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। अभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़ना है हमें भाई। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, जो एंगल एक ही साइड में बन रहे हों, जो एंगल एक ही साइड में बन रहे हों वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है। अब इसी में दूसरे और बताऊं तो ये वाले और ये कौन से एंगल है हमारे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल बता रही हूँ मैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो अब ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। एक और करस्पॉन्डिंग एंगल्स का फिगर बनाऊं, इसी में ही कौन सा, ये और ये सब एंगल क्या है हमारे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब क्या एग्जाम क्या कह रहा है, एग्जाम को पढ़ते हैं दोबारा। एक ट्रांसवर्सल है जो टू पैरेलल लाइन से निकल रहा है, एक ट्रांसवर्सल है टू पैरेलल लाइन से होकर निकल रहा है, तो वहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। कब होंगे इक्वल, कंडीशन दे रहा है वो, क्या कंडीशन दे रहा है, पैरेलल लाइन से ही ट्रांसवर्सल निकलना चाहिए तभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अब जो सेकंड एग्जाम है ना, ये इसका ऑपोजिट है। ऑपोजिट मतलब नीचे से स्टार्ट कर लो, क्या कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, अगर दो लाइन से एक ट्रांसवर्सल निकल रहा है और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, आपको गिवन है, तो देन वी कैन से दैट
जो लाइंस है वो कौन सी लाइंस है, पैरेलल लाइंस है। पढ़ते हैं हम, पढ़ो। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। क्या एक ट्रांसवर्सल है, टू लाइन से इस तरह से निकल रहा है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, देन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तब हम क्या कहेंगे अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो कि लाइंस जो है वो पैरेलल होंगी। सिंपल सी बात है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं वो समझो पहले, जो एक साइड में होते हैं। अब ये देखो, इसकी डायरेक्शन इधर है, इस एंगल ये इधर बन रहा है, तो ये नीचे वाला एंगल भी उधर ही बन रहा है, तो ये इसके इक्वल होगा, सेम सेम डायरेक्शन के। अब ये इसके इस साइड बन रहा है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इसके दूसरी साइड में इधर एंगल बन रहा है, तो ये एंगल भी इधर ही बनेगा, तो यही एंगल आपस में इक्वल होंगे। इक्वल कौन से एंगल होंगे और किसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे, वो अच्छे से समझ में आ गया। चलिए, करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद कौन से एंगल्स आते हैं हमारे, इंटीरियर एंगल आते हैं, इंटीरियर एंगल आते हैं। चलिए अब समझते हैं हम। देखो, जैसे हम अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि टू पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल निकल रही है। ट्रांसवर्सल निकल रही है तो कितने एंगल बन रहे हैं आप खुद ही देखो, 4 तो ऊपर बन गए और 4 नीचे बन गए, 8 एंगल्स हो गए। अब इनके नाम हैं, बस वो नाम हम पढ़ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे 1 2 3 4 से डिनोट कर रही हूँ, 5 6 7 8। अब यहाँ पर देखो, अभी हमने क्या पढ़ा था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़ा था। तो जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के। एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के। एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के। और ये एक्सियम हमने पढ़ लिया है, तो मैं इसे रब कर देती हूँ। एक्सियम हमने पढ़ लिए हैं, बाकी के एंगल्स हमारे बाकी हैं। करस्पॉन्डिंग तो हमने पढ़ लिया, फटाफट से ये भी पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। ये मेन कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा तो हम 6.2 एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर लेंगे। अभी तक का जो मेरा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, इजीली आप लोग उससे 6.1 एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। अब एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल हो गया, और एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के। ये मैंने कौन से एंगल बताए हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताए हैं, ठीक है। अब हमारा आता है इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल पढ़ते हैं हम। देखिए, इंटीरियर एंगल, चलिए इंटीरियर एंगल पढ़ते हैं। अब इनमें इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, इन मतलब क्या होता है, अंदर। मतलब इस फिगर में जो अंदर की साइड एंगल बन रहे हैं। अब करस्पॉन्डिंग कौन से हो गए, जो एक ही साइड वाले थे, तब इसमें एक साइड वाले नहीं लेंगे, इसमें ऑपोजिट साइड वाले लेंगे। चलो, अब जैसे एंगल 4 है, एंगल 4 जो है वो अंदर की साइड बन रहा है। अब इसके साथ में इंटीरियर एंगल और कौन सा है जो इक्वल होगा, वो ये है एंगल 6, जो इसके ऑपोजिट में हो। एंगल 5 नहीं होगा, एंगल 4 और एंगल 5 को तो हम कंसेक्यूटिव एंगल कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। एंगल 4 जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 6 के। सिमिलरली एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के। ये अंदर की साइड वाले अंदर की साइड के इक्वल होंगे, और जो एक्सटीरियर होंगे वो एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर की साइड बनेंगे, वो बाहर की साइड वाले एंगल से इक्वल होंगे। अभी हम इंटीरियर एंगल पढ़ रहे हैं, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है, इधर उधर, आजू बाजू, ऐसे। करस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है, एक ही साइड। ऑल्टरनेट इधर उधर, समझ आ गया। चलिए अब 4 6, ये नेक्स्ट होगा हमारा एंगल 3। एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के। अब 2 ही एंगल ऐसे जो इंटीरियर में बन रहे हैं। अब एक्सटीरियर निकालते हैं, तो नेक्स्ट है क्या होगा हमारा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, जैसे 2 लिया मैंने, एंगल 2। अब एंगल 2 के करस्पॉन्ड में कौन सा एंगल है जो इसके इक्वल होगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में, ये एंगल 8। साइड ऑपोजिट लेनी है। अब देखो, इस साइड में एक्सटीरियर मतलब बाहर की साइड, एक्स मतलब बाहर की साइड, एक ही एंगल बन रहा है एंगल 2। अब इस साइड में ये वाला तो नहीं आ रहा है, इसके ऑपोजिट में यही आ रहा है, दूसरी साइड में देखना है हमें। चलिए, तो ये हो गया एंगल 8। सिमिलरली एंगल 1 ले लो। अब एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 1 एंगल 7, एंगल 1 एंगल 7। ये हो गया ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब बचे हमारे कौन से, जो कंसेक्यूटिव एंगल बता रही थी मैं, कौन से, कंसेक्यूटिव एंगल। अलाइड एंगल भी कहते हैं इन्हें और क्या कहते हैं, इन्हें अलाइड एंगल भी कहते हैं। अलाइड
एंगल, और क्या कहते हैं इन्हें, को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। एक और लिख लेती हूँ, इनके 2-3 नाम है। को इंटीरियर, को इंटीरियर भी कहते हैं। ठीक है, कौन से एंगल, एंगल 4 और एंगल 5, और दूसरी साइड के भी ले लो, एंगल 3, एंगल 6। देखो को इंटीरियर एंगल कौन से बता रही हूँ मैं, जो अंदर की साइड बन रहे हैं, जो अंदर की साइड बन रहे हैं, और ये दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। एंगल 4 और एंगल 5 इनका सम 180 होता है। कब होगा, जब एक ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही हो, जब एक ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन से निकल रही हो, तब जो उनके कंसेक्यूटिव एंगल होंगे, को इंटीरियर एंगल होंगे, उनका सम ऑलवेज 180 होता है। सिमिलरली ये एंगल्स के लिए भी ये बात फॉलो करेगी, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180। क्लियर है, समझ आ गया। चलिए हमारे एंगल्स क्लियर हो गए, मैं एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ। कौन कौन से एंगल्स पढ़े हमने पहला पढ़ा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में बन रहे हो। अगर बाहर की साइड वाला एंगल बन रहा है तो देखो, जैसे ये है एंगल 1, अब एंगल 1 यहाँ बन रहा है तो इसकी डायरेक्शन में एंगल 5 है, सेम साइड वाले ही लेने हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरी साइड में ले लेना, करस्पॉन्डिंग में नहीं चलता है, ऑल्टरनेट में चलता है। ऑल्टरनेट आगे पीछे, ऑल्टरनेट आगे पीछे, करस्पॉन्डिंग मतलब साथ साथ। सो करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ है एंगल 1 इक्वल एंगल 5, एंगल 2 इक्वल एंगल 6, फिर एंगल 4 इक्वल एंगल 8 और एंगल 3 इक्वल एंगल 7। क्लियर। नेक्स्ट हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर की साइड। अब अंदर की साइड एंगल 3 बनाए तो 3 के ऑपोजिट में अंदर की साइड एंगल 5 बनाए। यहाँ पे एंगल 4 बनाए तो इसके ऑपोजिट में एंगल 6 बनाए। ये आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन कौन से कहलाते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इनके ऑपोजिट ले लो, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, एंगल 2 एंगल 8, एंगल 1 एंगल 7। दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, दूसरी साइड की है, ये दूसरी साइड। ठीक है। थर्ड आता है हमारा को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल जो अंदर की साइड बने होते हैं, सेम साइड के एंगल, सेम साइड के एंगल अंदर की साइड बने होते हैं। एंगल 4 एंगल 5 जिनका सम ऑलवेज 180 होता है। कब, जब ये लाइंस पैरेलल हो। क्लियर है, इस समझ आ गया होगा। एक्सियम 6.3 एंड 6.4 भी क्लियर हो गया होगा। ये जो एक्सियम है इसको हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम भी बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम भी बोलते हैं। अगर इस तरह से भी अगर एग्जाम में आए तो कंफ्यूज मत होना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में जहाँ पे बात हो रही है वो करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, और लीनियर पेयर के बारे में जहाँ पे बात होती है वो लीनियर पेयर एक्सियम। क्लियर हो गया। चलिए आगे की थ्योरम पढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए अब हम पढ़ते हैं थ्योरम 6.2। चलिए, if a transversal intersects two parallel lines then each pair of alternate interior angles are equal। हमें पता है ट्रांसवर्सल क्या होता है, जो किसी लाइन को कट करती है तो वो काटने वाली लाइन जो होती है उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, टू नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट आता है वर्ड कौन सा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है, किसी भी टू पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो जो अंदर की साइड एंगल्स बनते हैं लाइंस के अंदर की साइड, देखो इसमें फिगर ड्रॉ करते हैं, फिगर से हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा। क्या, जब टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब अंदर की साइड बनने वाले एंगल, अंदर की साइड, लेकिन उनकी जो साइड है आपस में वो ऑपोजिट होती है। मतलब एक एंगल इस साइड बनेगा अंदर की साइड, तो एक एंगल दूसरी साइड, ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है। चलिए अब हमारा क्या तरीका है किसी भी थ्योरम को प्रूव करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखते हैं, गिवन दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखते हैं, गिवन दैट। अब गिवन दैट में क्या आएगा हमारा, गिवन दैट में आएगा लेट, इनको मैं नाम से डिनोट कर देती हूँ। ये है मेरी L और ये है M, और इसको मैं T से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है। सो लेट L एंड M आर टू parallel lines and T is transversal।
ठीक है, ये मेरा किस में आता है, गिवन में आता है। गिवन दैट हमेशा याद रखना, स्टेप्स होती हैं, इनके नंबर्स कटते हैं, आप डायरेक्ट प्रूव करोगे तो आपको आधे नंबर मिलेंगे। इसलिए थ्योरम को पूरा अच्छे से प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप होती है हमारी गिवन दैट। गिवन दैट में आता क्या है, जो थ्योरम के स्टेटमेंट में गिवन होता है। अब क्या गिवन है, जो पहली लाइन होती है वो हमेशा हमारे लिए गिवन होती है। इफ अ ट्रांसवर्जल आपको गिवन है, टू पैरेलल लाइंस आपको गिवन है। देन, अब देन के बाद हमारा आ जाता है टू प्रूव दैट में। देन के बाद किस में आ जाता है, टू प्रूव दैट में। टू प्रूव दैट में क्या आता है, जो हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करना है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल एंगल 4। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, अब हमारा इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तब देखेंगे। अब हमारा प्रूफ आ जाता है। अब हम क्या करें, कैसे इसको प्रूफ करें, तो देखो अभी हमने एग्जाम 6.3 पढ़ी थी थोड़ी देर पहले। क्या पढ़ा था एग्जाम 6.3, क्या कहती है हमारी, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उसमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म होंगे वो हमारे इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, वो एंगल जो सेम डायरेक्शन में हो और सेम साइड में हो। कौन से, वो एंगल जो सेम डायरेक्शन में हो और सेम साइड में हो, वो हमारे कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। अब मैं इस फिगर में पूछूं करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, तो अगर मैं इसको दे दूं एंगल 5, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्ड में एंगल है एंगल 4। इसके करस्पॉन्ड में एंगल कौन सा है, एंगल 4। अब मैं एंगल 3 का बोलूं तो इसके करस्पॉन्ड में एंगल कौन सा इक्वल होगा, एंगल 2। ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल है। 3 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल है, 5 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल है। और जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो तो ये एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, एक हमने और कौन से एंगल पढ़े हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन ऑपोजिट एंगल्स जो फॉर्म होते हैं वो ऑपोजिट एंगल्स को हम आपस में क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब 5 के ऑपोजिट में और ले लेती हूँ मैं, कौन सा, 6 ले लेती हूँ। ठीक है, 6 ले लिया मैंने। अरे ये 3 यहाँ आएगा, 3 इसके इक्वल है 3, और ये होगा हमारा 6। ठीक है, हमने 3 को 4 के इक्वल, तो ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हैं। ठीक है, चलो प्रूफ करते हैं फटाफट से। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं एक्सियम 6.3। समझ आया, चलिए एक्सियम 6.3 क्या कहती है हमारी, जो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 5 किसके इक्वल लिख लूँ मैं, एंगल 4 के। इसको दे दे इक्वेशन 1। और एंगल 6 किसके इक्वल लिख लूँ मैं, एंगल 2 के। इसको दे दे इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट मुझे क्या यूज़ करना है, अब मुझे यूज़ करना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या यूज़ करना है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो नेक्स्ट लिखोगे आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन से फिगर में देखो, 6 1 5 3। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल 6 हो गया एंगल 1 के इक्वल, और एंगल 5 हो गया एंगल 3 के इक्वल। इसको दे दो इक्वेशन 3, इसको दे दो इक्वेशन 4। अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना दूँ लिखने के लिए, यहाँ। चलो यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। अब पहले ले लो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को कंपेयर करो, दोनों के LHS इक्वल हैं, तो LHS इक्वल होंगे तो RHS भी इक्वल होगा। समझ आया, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4। दोनों इक्वेशन से देखते हैं हम कि एंगल 5 जो है LHS दोनों का इक्वल है, तो एंगल 3 इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल 4। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 5, अब दो इक्वेशन ये ले लो, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, सॉरी इक्वेशन 3। अब ये दोनों इक्वेशन में देखो LHS इक्वल है, LHS इक्वल होंगे तो हमारे RHS भी इक्वल होंगे। सो एंगल 1 इक्वल कितना हो जाएगा, एंगल 2। यही हमें प्रूफ करना था, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 प्रूफ करना था, एंगल 3 इक्वल एंगल प्रूफ करना था। लास्ट में हम क्या लिख देते हैं, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम। थ्योरम है 6.3। क्या कहती है उसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, आपको यहाँ पे पैरेलल लाइन गिवन नहीं है, पैरेलल लाइन हमें प्रूव करनी है।
ट्रांसवर्जल जो है टू लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या गिवन है, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल गिवन है। ठीक है, अब हमें गिवन मिल गया है तो हम प्रूफ कर लेंगे। हमें कुछ तो चाहिए, कुछ तो क्लू चाहिए, है ना। जैसे कोई डिटेक्टिव होता है तो उसको कुछ ना कुछ जब तक क्लू नहीं मिलेगा वो कैसे प्रूफ करेगा भाई। चलिए, एक ट्रांसवर्जल ले ली हमने, 2 लाइंस ले ली, इनको हम अल्फ़ाबेटिकली डिनोट कर लेते हैं। ये टी ट्रांसवर्जल हो गई, एल एंड एम हमारी 2 लाइंस हो गई। देन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल उसने इक्वल बोले हैं, इंटीरियर एंगल बोले हैं, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, एक ये होता है और एक ये होता है। तो 1=2 गिवन है और हम इस एंगल को भी नंबर डिनोट कर देते हैं और इसको भी, और 3=4 है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या आएगा, गिवन में हम क्या लिखेंगे, टी इज ट्रांसवर्जल, अलाइन टी इज ट्रांसवर्जल। अब बाकी की 2 लाइन एल एंड एम आर 2 लाइन्स, यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे कि ये पैरेलल है क्योंकि वो तो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, और गिवन क्या है, गिवन में जो सब आएगा वो सब लिखना है। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। हमें पता है ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जो अंदर की साइड होते हैं लाइन के वो ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब इन मतलब अंदर, तो अंदर की साइड में जो ऑपोजिट में हो एक दूसरे के वो एंगल्स। तो एंगल 3 = एंगल 4। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा गिवन। नेक्स्ट आता है हमारा टू प्रूव दैट। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एल पैरेलल एम। हमें ये बताना है कि ये लाइंस हमारी जो है वो पैरेलल हैं। चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, तो देखो हमने एग्जाम कौन सी पढ़ी है, हमने एग्जाम 6.4 पढ़ी है। 6.4 एग्जाम को रिवाइंड करो, क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट था इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 लाइंस एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन 2 lines are parallel lines। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो क्या हम इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दें, फिर हम एक्सियम लगा दें तो हम प्रूफ कर देंगे कि लाइंस पैरेलल हैं। क्या बोला मैंने, मैं रिपीट करती हूँ, हम इस थ्योरम में करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूफ करेंगे। ठीक है, जब हम करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल प्रूव कर देंगे फिर हम कह देंगे वाई एक्सियम 6.3 वी कैन से दैट एल एंड एम आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, जो एक ही साइड होते हैं, जो एक ही साइड में होते हैं। जैसे ये लाइन है, ये ट्रांसवर्सल के इस साइड जो एंगल है लेकिन सेम डायरेक्शन वाले इक्वल होंगे। जैसे मैंने इसको दिया 5, अब ये जो 5 है ना ये किसके इक्वल होगा, इसके करस्पॉन्ड में कौन सा एंगल है, ये है, ये इसकी डायरेक्शन, ये इसकी डायरेक्शन, ये नहीं होगा और ना नीचे वाला होगा। ठीक है, सेम साइड में सेम डायरेक्शन वाले एंगल्स कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली यहाँ पे नाम दे देती हूँ 6। अब ये जो एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल, ये किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। ठीक है, तो ये हम प्रूफ करेंगे। अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम गिवन से चलेंगे। हमारा गिवन क्या कहता है, ये हमें गिवन है एंगल 1 = एंगल 2 और एंगल 3 = एंगल 4। अब हम पता है क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, क्योंकि टी जो है वो ट्रांसवर्सल हमें गिवन है, टी ट्रांसवर्सल गिवन है, इसीलिए हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स लगाएंगे। ऐसी हवा में कुछ भी बात नहीं लिखी जाती है मैथ्स में। चलिए, सो टी is transversal to line L, then angle 1 = एंगल 6 और एंगल 3 = एंगल 5। देखो मैंने बोला ये जो लाइन है, अभी इसको हाइड कर दो, ये जो लाइन है ये लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। अब हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पढ़े हैं, क्या होते हैं, व्हेन 2 लाइन आर इंटरसेक्ट तो ऑपोजिट एंगल्स जो बनते हैं वो हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाते हैं, वो आपस में इक्वल होते हैं। मतलब ये आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं, ये इक्वल है और ये आपस में इक्वल है, यही लिखा है मैंने। चलिए, अब जो हमारा गिवन में था ना उसको इक्वेशन 1 दे दो और इसको इक्वेशन 2 दे दो, इसको इक्वेशन 3 दे दो और इसको इक्वेशन 4 दे दो। ठीक है, अब देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, इक्वेशन 1 और 3 में देखो पहले कॉमन क्या है हमारा, एंगल 1 कॉमन है, तो 1 और 3 से क्या आ रहा है, 2 = 6 आ रहा है।
एंगल 2 इक्वल एंगल 6, यही प्रूव करना है हमें। ये दोनों एंगल कौन से हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल है, हम इनको इक्वल प्रूव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? फिर हम एक्सियम लगाएंगे। क्लियर है? चलिए अब लिखती हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 इक्वेशन 3। और क्यों, कैसे फॉलो करते हैं दो इक्वेशंस को, कैसे कंपेयर करते हैं? उनका एक साइड अगर इक्वल है, उनकी एक साइड अगर इक्वल है तो उनकी दूसरी साइड भी इक्वल होती है। ठीक है, चलिए तो LHS में एंगल 1 है तो हमारे RHS इक्वल हो गए। इसको दे दो इक्वेशन 5। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? फ्रॉम इक्वेशन, अब कौन सी इक्वेशन ले लें हम? 2 और 4, इक्वेशन 2 एंड 4। देखिए यहाँ पे LHS इक्वल है, एंगल 3 इक्वल है। अब दोनों की LHS सेम है तो दोनों के RHS भी सेम होंगे। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी? इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4। मैं क्या लिख दूँगी? एंगल 4 इक्वल एंगल 5। अब इसको दे दी मैंने इक्वेशन 6। अब नई इक्वेशन आ गई हमारे पास, इक्वेशन 5 एंड 6। इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 क्या शो कर रही हैं कि एंगल 2 एंगल 6 एंगल 4 इक्वल एंगल 5, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 corresponding angles are equal। अब ये प्रूफ कर दिया। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? नेक्स्ट स्टेप होगी हमारी बाय एक्सियम 6.4। आगे मैं यहाँ लिख रही हूँ बाय एक्सियम 6.4। 6.4 के अकॉर्डिंग व्हेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो देन क्या हो जाएगा? L पैरेलल टू M। ये हो गई हमारी थ्योरम प्रूफ। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 6.5। स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है उस थ्योरम का स्टेटमेंट। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन टू लाइन्स आर पैरेलल। अब हमें गिवन क्या है वो देखते हैं। ट्रांसवर्सल क्या है? हमें पता है कोई लाइन जब दूसरी लाइन को कट करती है तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स, अब टू लाइन्स बोला है उसने, पैरेलल नहीं बोला है। सच दैट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? कोई भी दो लाइन होती हैं, अगर कोई ट्रांसवर्सल उनको कट कर रही है इस तरह से तो उनके अंदर की साइड में जो एंगल बनते हैं वो इंटीरियर एंगल होते हैं। सेम साइड, किसकी सेम साइड? ट्रांसवर्सल की। चलो फिगर के अकॉर्डिंग समझते हैं। दो लाइन बना ली हमने और ये हमने एक ट्रांसवर्सल ले ली, इनको अल्फ़ाबेटिकली डिनोट कर लेते हैं। ये है L और ये है M और ट्रांसवर्सल हमारी है T। क्लियर है? क्या बोल रहे हैं? इंटीरियर एंगल जो है, अब इंटीरियर एंगल कौन कौन से बनेंगे? जो मैंने क्या बोला था, अंदर की साइड वाले, ये लाइन के अंदर की साइड वाले इंटीरियर, इन मतलब अंदर, तो वो एंगल। अब इसमें 4 एंगल हैं। अब ये कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल हमारी ये है तो सेम साइड, या तो इस साइड के दोनों एंगल ले लो या इस साइड के दोनों एंगल है, मतलब वो दोनों एंगल सेम साइड के होना चाहिए। इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? वो एंगल्स, वो पेयर ऑफ एंगल्स जिनका सम कितना होता है? 180 डिग्री, वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो वो ये क्या गिवन है? इन दोनों का सम 180 है या फिर इन दोनों का सम 180 है। कोई भी साइड ले लो आप, सेम साइड के जो एंगल्स बनेंगे उनका सम क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, देन टू लाइन्स आर पैरेलल, ये हमें प्रूफ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी थ्योरम का क्या प्रोसेस है? हम पहले लिखते हैं गिवन दैट। अब गिवन दैट क्या होता है? मैंने बताया था आपको, जो हमें दिया होता है पहले से उसी के अकॉर्डिंग ही हम थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर हमारी L और M आर लाइन्स, 2 लाइन्स गिवन है और T इज ट्रांसवर्सल गिवन है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता ना तो स्टेटमेंट में देखा करो, देन से पहले, देन कहाँ से? यहाँ से। देन के पहले सब कुछ गिवन है और देन के बाद हमारा टू प्रूफ दैट में आएगा। ठीक है, L और M लाइन गिवन है, ट्रांसवर्सल गिवन है और इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल। तो एंगल मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, मैं इनको नंबर से डिनोट कर रही हूँ तो लिखने में ईजी होगा। क्या गिवन है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम 180 और एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना है? 180। ये हमें गिवन में आ गया।
हो गया गिवन दैट, अब कुछ बचा तो नहीं है ना। चलिए अब टू प्रूव दैट करते हैं। टू प्रूव दैट में जो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एल पैरेलल एम, ये पैरेलल का सिंबल होता है, एल पैरेलल एम, ये दोनों लाइन को हमें पैरेलल बताना है। ठीक है, चलिए अब हम प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ करने के लिए आपने एक्सियम पीछे की पढ़ी है हमने और पीछे हमने थ्योरम्स पढ़ी हैं, बस उनको यूज़ करेंगे। एक तो हमें गिवन है, एक इक्वेशन तो हमें गिवन मिल गई है, कौन सी, 1 और 2। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है लाइन पैरेलल है। अब हम पीछे की थ्योरम्स और पीछे के एग्जाम्स में क्या पढ़ चुके हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो वो लाइंस पैरेलल होती हैं। एक ये पढ़ी है और एक हमने पढ़ी है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, एक्सियम पढ़ी है, एक्सियम 6.4। एक्सियम 6.4 क्या है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल टू लाइंस को इंटरसेक्ट करती है और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, तो हम कह सकते हैं कि वो लाइन पैरेलल है। बस यहाँ पे हम उन दोनों में से कोई एक फॉलो कर लो, या तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर लेते हैं या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर लेते हैं। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं वो समझ लो फिर से, जो एक ही डायरेक्शन में बने होते हैं। जैसे ये एंगल यहाँ बना है, अब इसके नीचे एक और एंगल ये वाला है, सेम साइड में सेम डायरेक्शन में, तो ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। ठीक है, और एंगल 1 के करस्पॉन्ड में कौन सा होगा, यहाँ वाला, नीचे वाला। अब मैं अगर ये वाला लेती हूँ तो इसको मैंने ले लिया एंगल 5। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या प्रूफ करूँगी, एंगल 2 इक्वल एंगल 5, मैं करस्पॉन्ड एंगल इक्वल प्रूफ करूँगी। मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल प्रूफ हो जाएंगे तो बाय एक्सियम 6.4 वी कैन से दैट कि एल पैरेलल एम। ठीक है, चलिए करते हैं। मैं यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल यूज़ करूँगी। चलिए तो मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, एल इज़ अ, टी इज़ अ लाइन, टी इज़ अ लाइन। चलिए टी लाइन ले ली मैंने, टी इज़ अ लाइन। तो अब मैं यहाँ पे क्या लगा रही हूँ, क्यों लिखा है मैंने, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल कौन से होते हैं, एक ही लाइन पर जो एंगल बनते हैं, एक ही लाइन में जो रे है, कॉमन रे है उनकी, तो वो जो एंगल फॉर्म कर रही है कॉमन रे उनके साथ, वो आपस में लीनियर पेयर ऑफ एंगल होते हैं और उनका सम हमेशा 180 होता है। मैंने क्या लिया, टी लाइन ली, टी लाइन पर मैंने ये कॉमन रे ले ली एल। ठीक है, अब ये कॉमन रे लिए तो ये दोनों जो एंगल हैं, ये दोनों जो एंगल हैं, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है और इनका सम 180 होता है, इनका सम 180 होता है। इसको दे दी मैंने इक्वेशन 1। ठीक है, अब मेरे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 ऑलरेडी गिवन है। क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये कहाँ से आई इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन 2 दे रही हूँ, लेकिन इसके साथ में ब्रैकेट में लिख रही हूँ गिवन। क्या है ये, मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन ने कि ये इक्वल है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ इस साइड। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को जब हम कंपेयर करते हैं तो कंपेरिजन करने का क्या तरीका है, अगर उनकी LHS इक्वल है तो RHS इक्वल होंगे, और अगर RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होंगे। यहाँ इनके RHS इक्वल हैं तो मैं इनकी LHS इक्वल लिख देती हूँ। दोनों साइड देखो, बोथ साइड एंगल 1 कॉमन है हमारा, तो एंगल 1 मैंने कट कर दिया, तो मेरा क्या आ गया, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2। ये कौन से एंगल आ गए, करस्पॉन्डिंग एंगल सीखे हैं। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ, बाय एक्सियम कौन सी लगा रही हूँ मैं, 6.4। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा मेरा, एल पैरेलल एम। आपने एक्सियम का नंबर लिख दिया है तो आपको पूरी एक्सियम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको स्टेटमेंट याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप स्टेटमेंट लिख दीजिए यहाँ पे। क्लियर है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो पढ़ लेते हैं। क्या टॉपिक है, लाइंस पैरेलल टू दी सेम लाइन। अगर पैरेलल से ही दो पैरेलल लाइन हैं और वो किसी सेम लाइन के इक्वल हैं तो क्या होगा, चलिए पढ़ लेते हैं। लाइंस जैसे 2 लाइन है, ठीक है, ये L है हमारी, ये M है। अब ये पैरेलल है और यहाँ पे एक T ट्रांसवर्सल है। तो हम लास्ट थ्योरम्स में पढ़ चुके हैं क्या, कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना, और इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। अब अगर ये ट्रांसवर्सल एक और लाइन को कट कर रही है, जो 1 2 और यहाँ पे मैंने ले लिया 3, ठीक है, अगर अब ये लाइन पैरेलल गिवन है और ये नहीं है पैरेलल, तो हम इसको किस बेस पे पैरेलल कह सकते हैं वो बता रही हूँ मैं आपको। क्या, कि L पैरेलल M, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन दी है।
नाउ m पैरेलल n, ये सेकंड इक्वेशन दी है। तो ये दोनों इक्वेशन से क्या हम ये कह सकते हैं कि l पैरेलल टू n। बस यही बोला है कि अगर जैसे आपको आगे के क्वेश्चंस में 2 लाइंस पैरेलल दी हैं और जो दूसरी लाइन है उसको किसी और लाइन के साथ पैरेलल दिया है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वो तीनों लाइन आपस में पैरेलल होती हैं। बस ये 2 इक्वेशन इस तरह से गिवन है, तो 2 इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि L जो है वो M के पैरेलल है, M जो है वो N के पैरेलल है, तो L M के पैरेलल होगी। सो L विल बी पैरेलल टू N। ठीक है। सिमिलरली करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए भी है हमारा क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, जैसे एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। अब क्या 1 और 2 इक्वेशन से हम कह सकते हैं जब ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है तो ये एंगल भी तो आपस में इक्वल होंगे ना। बस यही कहना था मुझे यहाँ पे, ये आपको आगे क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे ये टॉपिक, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। ठीक है। अब हम लास्ट थ्योरम पढ़ते हैं, थ्योरम 6.6। हमारी 6.6 क्या कह रही है, लाइन्स विच आर पैरेलल टू दी सेम लाइन। कोई भी 2 लाइन हैं वो किसके पैरेलल है, थर्ड लाइन के, वो थर्ड लाइन दोनों के पैरेलल है। तो क्या कह रहे हैं कि वो लाइन भी आपस में पैरेलल होंगी। स्टेटमेंट से समझ नहीं आ रहा है, समझ में आता है हमें फिगर से। चलो एक L ले ली मैंने, एक M ले ली, एक N ले ली। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। लाइन विच आर पैरेलल टू दी सेम लाइन। अब ये जो 2 लाइन हैं ये दोनों लाइन आपस में N के पैरेलल हैं, L पैरेलल M। ठीक है, ये गिवन है और M पैरेलल N। अभी थोड़ी देर पहले हमने यही पढ़ा था, है ना, क्या कि 2 लाइन्स आपस में तीसरी लाइन के पैरेलल होंगी तो लाइन भी आपस में पैरेलल होती हैं। देखो लाइन्स, ये जो L है ये पैरेलल है M के। ठीक है, M पैरेलल किसके है, N के। तो क्या होगा, ये जो लाइन है ये भी आपस में पैरेलल होंगी। L जो है वो किसके पैरेलल है, M के। N जो है वो M के पैरेलल है। मतलब कॉमन लाइन कौन सी है, M। कॉमन लाइन कौन सी हो गई हमारी, M। M को नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, L और N का रिलेशन नहीं बता रहे हैं, इसीलिए बताया कि L अगर M के पैरेलल है और N भी M के पैरेलल है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि N और L भी आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, इक्वेशन 1, इसको ले लेंगे इक्वेशन 2। अब प्रूफ क्या करना है, ये हो गया हमारा गिवन में, ये हो गया गिवन में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टू प्रूव दैट। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें L पैरेलल N, प्रूफ करना है L पैरेलल M। चलिए प्रूफ करते हैं। क्या करें प्रूफ करने के लिए, एंगल्स लेते हैं। ट्रांसवर्सल लिया हमने, टी ट्रांसवर्सल लिया और एंगल्स ले लिए। ठीक है, एंगल्स ले लिए मैंने, क्या कि यहाँ पे ना हमारे एक और आ जाएगा क्या, कंस्ट्रक्शन। टीज ट्रांसवर्सल, पता है कंस्ट्रक्शन कब यूज़ करते हैं, जब हम अपनी मर्जी से कुछ फिगर में कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टी को ड्रॉ कर लिया है, टीज ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने नंबर दे दिए एंगल्स को। तो L पैरेलल M, गिवन क्या है, गिवन L पैरेलल M। सो बाय थ्योरम, कौन सी थ्योरम लगेगी यहाँ पे, लाइंस पैरेलल हो तो करस्पॉन्डिंग यहाँ पे लगेगी एक्सियम। कौन सी एक्सियम, एक्सियम का नंबर याद नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम याद होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कहेंगे। तो इसको दे दो इक्वेशन 3। ठीक है, इसको दे दी हमने इक्वेशन 3। अब सिमिलरली ये भी गिवन है हमारे पास, ये भी गिवन है। गिवन क्या है हमारे पास, M पैरेलल N। सो बाय एक्सियम अगेन लगा लो, यहाँ पे एक्सियम अगेन लगा लो। एक्सियम कौन सी लग रही है यहाँ पे, 6.3 लग रही है। ठीक है, नंबर याद नहीं है तो स्टेटमेंट लिख लो या उसका नाम लिख लो एक्सियम का। चलिए अब M पैरेलल M है तो क्या हो जाएगा मेरा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। अब मैं यहाँ पे कंपेयर करूँगी इक्वेशन 3 और 4 को। क्या करूँगी, कंपेयर इक्वेशन
3 एंड 4। ठीक है, तब मेरी 3 इक्वेशन है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 4 इक्वेशन है एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। अब बोथ इक्वेशन में देखो एंगल 2 कॉमन है, जब एंगल 2 कॉमन है तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल एंगल 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब एंगल 1 इक्वल एंगल 3 आ गया, अब मेरे एंगल इक्वल आ गए, तो अब मैं कौन सी एक्सियम लगाऊंगी यहाँ पे, अब मैं एक्सियम लगाऊंगी बाय एक्सियम 6.4। एक्सियम 6.4 क्या कहती है मेरी, कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है लाइंस के तो वो लाइन भी पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे बाय एक्सियम 6.4 L पैरेलल टू N हो गया हमारा थ्योरम प्रूफ। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव्ड। क्लियर है।